साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। एक शेयर है, मैं उसे बार बार मैं उसे कई मंचों पर पढ़ता भी हूँ कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। इसका सार ये है कि अगर आप मुत्तहिद हो, बहादुर हो, तो आप जमाने का निजाम बदल सकते हो। मुंतशिर मतलब कमजोर, अगर आप मुंतशिर हो तो मरो, तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। बहादुर लोगों के साथ ये देश खड़ा होता है, ऐसा। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं उस जाति पे के लिए इस शेयर को कर रहा हूँ कि एक जाति जब 1857 की क्रांति शुरू होती है तो एक तरफ शहीद मंगल पांडे देश के एक बड़े मंच से आवाज उठाते हैं कि अंग्रेजों को देश से मुक्त करो, देश को आज़ाद करो, अंग्रेजों को देश से भगाओ। झांसी की रानी अपना पूरा साम्राज्य न्यौछावर कर देती है। जब धीरे धीरे समय बदलता है तो इस देश में, अगर मैं डाटा की बात करूं, तो 5031 ऐसे ब्राह्मण क्रांतिकारी थे जो शहीद हो जाते हैं। 10,000 से ज़्यादा ऐसे ब्राह्मण क्रांतिकारी थे जिन्हें उस समय अंग्रेजी हुकूमत की यातनाएं सहनी पड़ी, उनकी बाद में डेथ भी हो गई। धीरे धीरे देश भी आज़ाद हुआ और ये चूंकि प्रमाणित है, आज कोई कुछ कहे इसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों की बात करो तो जब देश की आज़ादी का दौर था, स्वतंत्रता संग्राम का दौर था, तो इस देश में सबसे ज़्यादा नेतृत्व ब्राह्मण ने किया। यह अलग बात थी कि बहुत सारे देश में बहुत सारी ऐसी जातियां समूह थे। उस समय पढ़ाई लिखाई के कोई साधन नहीं थे, वो अनपढ़ थे। ब्राह्मण गांव की चौपालों पर जाते थे, और जब देश गुलाम था तो ब्रिटिश हुकूमत से हमारे देश को क्या क्या नुकसान है, देश का कितना माल ब्रिटिश हुकूमत अपने देश में ले आती है, देश को किस तरह लूट रही है, वो ये सब कह के नेतृत्व करते थे। लोगों को अपने साथ खड़ा होने के लिए उनका माइंड वॉश करते थे। लगातार संघर्ष हुआ तो देश आज़ाद भी हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो ऐसी लगभग 11,000 संस्थाएं आज भी देश में वो रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, चूँकि लोग गरीब थे, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, और पढ़ाने के लिए कि देश के लोग कैसे साक्षर बने, पढ़ाने के लिए उन्होंने भिक्षा मांग मांग के एक संस्थाएं खड़ी करी, कॉलेज बनाए, लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब हम बीएचयू की बात करते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं, ऐसे ऐसे 10 से 11,000 लोग रहे जिन्होंने अलग अलग संस्थाएं खोली। उसके लिए चंदा लिया, क्योंकि उनके पास भी पैसा नहीं था। चंदा लेकर संस्थाएं खोली और लोगों को पढ़ाई के लिए उन्हें प्रेरित किया। आज बड़ा योगदान है उस दौर को अगर हम अभी देखते हैं इतिहास के पन्नों पर। जब देश आज़ाद होता है तो एक रिकॉर्ड ये भी है कि जब आज़ादी के बाद पहली बार चुनाव होता है तो लोकसभा की जो टोटल सीट थी उसमें हर चौथा सांसद ब्राह्मण इसलिए बनाया गया, इसलिए चुनाव लड़ाया गया क्योंकि उस समय जो विद्वान ब्राह्मण थे उन्हें चुनाव लड़ाया गया, ताकि देश की स्थिति खराब थी, एक अच्छी पॉलिसी देश के विकास के लिए बनाई जा सके। जब देश में पहली बार चुनाव होता है स्टेट गवर्नमेंट का, तो उत्तर भारत के 13 राज्य ऐसे होते हैं जहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री इसलिए बनता है क्योंकि विद्वान है, उन्हें व्यवस्था को चलाना होता है। और जब आज़ादी के बाद जब हम बात करते हैं, लगातार कारोबार चलता गया, तमाम लोग पढ़ते गए, एजुकेशन का सिस्टम धीरे धीरे बढ़ता गया। गांव के लोग, शहर के लोग पहले से ज़्यादा साक्षर थे, लेकिन गांव में धीरे धीरे जिस तरह क्रांति आई, सरकारों के पास संसाधन हुए तो उन्होंने कॉलेज बनाए, और ब्राह्मण समाज का लगातार देश के लिए योगदान रहा। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो इतिहास नहीं जानते। कोई ब्राह्मण को कहता है कि विदेश से आए हैं, कोई कहता है, और मैं कहता हूँ कि 1901 दौर था, स्वतंत्रता संग्राम था, जहाँ ब्राह्मणों ने नेतृत्व किया अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने का, देश को मुक्त कराने का। बहुत सारे लोग ने इसमें शहादत दी, लेकिन आज स्थिति यह है कि हम लोग उन्हें भूल गए हैं। और जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद एक बड़ा योगदान देश में रहा। ये अलग बात थी कि सब लोग एकजुट थे, कांग्रेस पार्टी थी, उसके साथ चलते थे, और बड़ा संघर्ष के बाद में देश का नेतृत्व किया। लेकिन धीरे धीरे जब तीसरी पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी आज़ादी जब देश आज़ाद हुआ तब तक थी, एक पीढ़ी वो थी जो आज़ाद भारत में जिन लोगों ने संघर्ष किया, नेतृत्व किया, राजनीति के देश का नेतृत्व किया, देश को संभाला। लेकिन धीरे धीरे जब 1989-90 का दौर आता है, मंडल कमंडल की राजनीति इस देश में शुरू होती है, तो ये ब्राह्मण कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाता है। कांग्रेस
छोड़कर आने वाले वे भी ब्राह्मण थे जिन्होंने एक दल को खड़ा किया, भाजपा को खड़ा किया। जनसंघ से जब भाजपा को बनाया तो वो भी ब्राह्मण थे, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात हो, अगली पीढ़ी की बात करें, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी की बात हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी की बात हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो। लेकिन जब 1989 में मंडल कमंडल का दौर शुरू होता है, ये तमाम बड़ी संख्या में, अभी मैं चूंकि इसलिए उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, हालांकि बात पूरे उत्तर भारत की करूंगा, मैं उत्तर प्रदेश की इसलिए बात करूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है और उत्तर प्रदेश में जो परसेप्शन बनता है वो पूरे उत्तर भारत में फैलता है। आज भी सबसे अधिक सीटों वाला उत्तर प्रदेश है, यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं। जब जो रिजल्ट यहाँ से मिलता है, इसका मैसेज जब जाता है तो पूरे उत्तर भारत में इसका मैसेज वहाँ बड़ा बल देता है। तो मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की कि ऐसा क्या है। जब हम उत्तर प्रदेश की जातियों की बात करते हैं, मैं सबसे पहले उन जातियों की बात करूँगा कि जब हम ये बात करते हैं कि किस किस स्टेट में कौन कौन किस किस जाति के कितने लोग हैं, तो एक डाटा मेरे पास है, मैं इसमें राज्यवार एक बार आकलन करूँगा कि क्या स्थिति है। उत्तराखंड में अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो उत्तराखंड में ब्राह्मण 25% है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये 20% ब्राह्मण हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ 19% ब्राह्मण हैं। राजस्थान की बात करें तो वहाँ 15.5% ब्राह्मण हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 15% ब्राह्मण हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ 19% ब्राह्मण हैं। हरियाणा की बात करें तो वहाँ 10% ब्राह्मण हैं। पंजाब की बात करें तो वहाँ 7% ब्राह्मण हैं। झारखंड की बात करें तो वहाँ 5% ब्राह्मण हैं। टोटल जब हम ओवरऑल पूरे देश की बात करते हैं, पूरा दक्षिण उत्तर पूर्वोत्तर की बात करते हैं, तो 11% ब्राह्मण जाति है जो पूरे देश में रहती है। और इतनी बड़ी जाति होने के बाद में अब मैं वापस उत्तर प्रदेश में आता हूँ कि आखिर जब एक जाति, इतनी बड़ी जाति जिसने नेतृत्व किया, जब देश गुलाम था उस समय नेतृत्व किया कि देश आज़ादी का, जब देश आज़ाद होता है तो इस देश को बढ़ाने के लिए, संसाधन बढ़ाने के लिए राजनीतिक नेतृत्व जब होता है, ब्राह्मण नेतृत्व करता है। और जब 1889 जब 90 के दशक में ये ब्राह्मण बड़ी संख्या में कांग्रेस को छोड़कर मंडल कमंडल को लेकर जब नाराज होता है कांग्रेस से, तो ये भाजपा की ओर मुंह करता है। और जिस समय भाजपा अपने आप को सर्वाइव करने के लिए भगवान राम का सहारा लेती है, राम मंदिर के नाम पे एक बड़ा मूवमेंट चलाती है, तो तमाम ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण के पास कॉन्टैक्ट है पूरे देश का, इसके पूरे देश कैसे समृद्धशाली होगा, कैसे विकसित होगा, ये कॉन्टैक्ट ब्राह्मण के पास है। वो अपना काम छोड़ता है, यही काम करता है। इस पर ही मैं धीरे धीरे आऊँगा कि ब्राह्मण के पास कॉन्टैक्ट क्यों है, क्यों ये पागल है, किस तरह ये पिछलग्गू बना हुआ है, मैं इस पर बात करूँगा। जब 1990 के बाद मंडल कमंडल की बात होती है तो टोटल ब्राह्मण टूटकर भाजपा की ओर आ जाता है। और जब भाजपा की ओर आता है तो यहाँ जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो 24 जून 1999 को यहाँ भाजपा की गवर्नमेंट बन जाती है। और चूंकि कल्याण सिंह भी उस समय जो राम मंदिर का मूवमेंट था उसके ध्वज भाग थे, कल्याण सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एकाएक लगातार ब्राह्मण टूटकर यहाँ आता है, भाजपा का कारवा बढ़ता जाता है। जब भाजपा सेंटर में होती है, उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनती है, तो इसके साथ साथ उत्तर भारत के कई राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल, ये जो तमाम राज्य हैं, दिल्ली, वहाँ तमाम ये कारवा बढ़ता जाता है। और चूंकि मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अभी तक बीजेपी ने जितने वो मुख्यमंत्री बनाए हैं, 24 जून 1989 को यहाँ कल्याण सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसके बाद दूसरी बार 24 सितंबर 1997 को फिर दोबारा कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर थोड़ा विरोध होता है तो 12 नवंबर 1999 को राम प्रकाश गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर समीकरण जुड़ते हैं, जब उत्तर प्रदेश में चौथी बार भाजपा आती है तो राजनाथ सिंह सन 2000 में भाजपा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसके बाद जब 2017 में विधानसभा का चुनाव आता है तो 2017 में फिर भाजपा मैंडेट के साथ आती है, तो यहाँ गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जब 2022 का विधानसभा चुनाव होता है तो फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सवाल इस बात का है कि जिस प्रदेश में 20% ब्राह्मण जाति रहती है, आखिर इसकी क्या है, क्या भाजपा से कोई बैर है, या ये जाति, इस जाति के नेता पिछलग्गू हैं, ये मौन हैं, ये नेतृत्वहीन हैं, इनमें नेतृत्व करने की स्थिति नहीं है, या भाजपा इन्हें इस्तेमाल कर रही है। जब से भाजपा ने इन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया, तब से ये जिस तरह हाशिए पर आए हैं, उसे पूरा डाटा, पूरा इतिहास जानता है, पूरा देश देख रहा है। और आज जो स्थिति इस देश में इतने बड़े वोट बैंक वाले ब्राह्मण की स्थिति है,
इस स्थिति के पीछे की कहानी क्या है कि ब्राह्मण मौन है। आज इसने संघर्ष करना बंद कर दिया, नेतृत्व करना बंद कर दिया। ये पिछलग्गों की भूमिका में है, अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं है, अपना अधिकार मांगने की हिम्मत नहीं है। तमाम, चूंकि ब्राह्मणों के पास बड़े एम्पायर हैं, उनके पास बड़ी बड़ी फर्म हैं, बड़े व्यापार हैं, इन्हें डर है कि कहीं ईडी, सीबीआई, ITI के छापे ना मार दे। अगर छापे मार देगी तो उनके कारोबार ठप हो जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण इस समय बहुत धनवान है, ऐसा लगता है। क्योंकि वो मौन इसलिए हैं कि उन्हें डर है, जैसे इस समय सरकार और दूसरे स्टेटों में बहुत सारी संस्थाओं से छापे लगवाती है, इस समय ये स्थिति है। और अगर मैं डाटा की बात करूं, आर्थिक स्थिति की बात करूं, तो इस समय ब्राह्मण पूरे देश में आर्थिक रूप से सबसे कमजोर है। बीजेपी लगातार इतने बड़े वोट बैंक का इस्तेमाल करती है और टोटल ब्राह्मण जो जाति है, जो 20% वाला उत्तर प्रदेश का जो वोट बैंक है, उसे पिछलग्गू की तरह इस्तेमाल कर रही है। कोई ब्राह्मण नेता की इतनी हैसियत नहीं है, 1990 के बाद में इतनी हैसियत नहीं बची कि वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ये कह सके कि आखिर क्या वजह है कि 1990 के बाद में जब से ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़ा है, तब से आखिर क्या मजबूरी है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। इतनी बार मुख्यमंत्री बदले, क्या और अन्य जाति के बन सकते हैं? हम ये नहीं कह रहे कि वो क्यों बने, लेकिन गलती ये है कि ब्राह्मण मौन है, वो अपना अधिकार मांगने की हिम्मत नहीं कर रहा। और आज चाहे आर्थिक स्तर की बात हो, चाहे शैक्षणिक स्तर की बात हो, गांव में जो ब्राह्मण रहता है वो भी आर्थिक स्थिति की कगार पे है। जो किसान है उसके पास जमीन नहीं है, वो भूमिहीन है। और चूंकि इसलिए स्थिति खराब है, चूंकि ये मौन हो गया, इसने संघर्ष करना बंद कर दिया, इसने हाशिए पर आने की वजह सिर्फ ब्राह्मण है और कोई नहीं है, चूंकि अपने अधिकारियों को पहचानना बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश में 2 काल थे। एक काल ये था जो ब्राह्मण काल था, कि जब हम आज़ादी के बाद में 1946 की बात करते हैं, तो 1946 से 1989 तक इस प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। और इन 6 मुख्यमंत्रियों में चाहे पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत हो, चाहे सुचेता कृपलानी हो, चाहे कमलापति त्रिपाठी हो, चाहे हेमवती नंदन बहुगुणा हो, चाहे श्रीपति मिश्रा हो, चाहे नरेंद्र तिवारी हो। लेकिन जब 1989 से बाद का काल होता है और इन 35 सालों में ऐसा होता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनता। मतलब जब कांग्रेस का काल आता है तो कांग्रेस काल में ब्राह्मण भी मुख्यमंत्री बनता है, ठाकुर भी मुख्यमंत्री बनता है, जाट, जहाँ तक बात है चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं, वहाँ तमाम जातियों का प्रतिनिधित्व होता है। और जब ब्राह्मण बीजेपी में आता है 1989 के बाद में, तो यहाँ ब्राह्मण का एकदम सफाया किया जाता है, उसे कहीं मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। जब हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। जब उत्तरांचल की बात करते हैं तो वहाँ कई बार मुख्यमंत्री बदलते हैं, लेकिन ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनते। ऐसा भी नहीं कि वहाँ ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बने, भाजपा गवर्नमेंट पहले बने हैं, लेकिन जब से 2014 के बाद में जब मुख्यमंत्री बदले तो कभी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बदला गया। चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, मैं तमाम इन राज्यों की बात क्योंकि पहले कर चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं करना चाहता। तो ये 6 मुख्यमंत्री तब बने जब कांग्रेस गवर्नमेंट होती है, और जब तमाम ब्राह्मण भाजपा की ओर जाता है तो पता चलता है कि ब्राह्मण काल शून्य हो जाता है, यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। ऐसी क्या मजबूरी है कि अगर हम पिछले 15 सालों की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, 10 साल से इस देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। उत्तर भारत के तमाम राज्यों में यहाँ ब्राह्मण जाति बहुल जाति में आती है। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या ब्राह्मणों से बैर अमित शाह और मोदी जी को है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनता। अब जब लोकसभा का चुनाव आया तो उत्तर भारत में पिछले 10 सालों में आप हिमाचल की बात करो, उत्तरांचल की बात करो, आप राजस्थान की बात करो, मध्य प्रदेश की बात करो, छत्तीसगढ़ की बात करो, उत्तर प्रदेश की बात करो, जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं जहां भाजपा की सरकार है, कहीं भाजपा ने किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास नहीं किया। इस बार चूंकि लोकसभा का चुनाव है, एक डमी कैंडिडेट भजनलाल शर्मा आए राजस्थान से, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अभी ये पता नहीं कि वो मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे। एक मैसेज देने के लिए मेरा सवाल ये है कि ब्राह्मण को किस तरह भाजपा इस्तेमाल कर रही है। आज भाजपा नेताधीन है, भाजपा के नेता बोलने की हिम्मत नहीं करें। 1-2 नेता हैं, अगर मैं पश्चिम में बात करूँ, सुनील भराला भी नेता है बड़े। सुनील भराला कई मंचों पर बहुत तीखे बोल जाते हैं, वो भगवान परशुराम के नारे लगवा देते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ब्राह्मण नेताओं को मंच पर बैठकर इतनी शर्म आती है। उसमें त्यागी भी हैं, अकेला ब्राह्मण नहीं, क्योंकि त्यागी ब्राह्मण एक ही है, अलग अलग नहीं है। उसमें त्यागी भी है, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती मंच पर ये कह के बोल दे कि उन्हें इतना अधिकार चाहिए।
अगर हम त्यागियों की बात करें तो एक त्यागी नेता भी है मेरठ में, अश्विनी त्यागी, वो यदा कदा बहुत साफ बात बोल देते हैं और इसलिए बुरे भी होते हैं। मेरा कहना ये है कि ये नियम है, जो मौन होता है, जो जातियाँ मौन होती हैं, जो बोलना नहीं जानती, वो कभी अपने अधिकार को नहीं ले पाती, वो अधिकारों से वंचित हो जाती हैं। एक दौर था जब बाबू जगजीवन लाल की बात करते हैं तो बताया गया कि बाबू जगजीवन लाल मदन मोहन मालवीय जी के साथ रह के पढ़े, उन्होंने अपने पास बैठाया तब रह के पढ़े। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात होती है, छुआछूत का बहुत ज़्यादा उस समय पूरा बवाल था, तो एक ब्राह्मण परिवार उन्हें अपना सरनेम देता है और उन्हें पढ़ाने में मदद करता है। तमाम ब्राह्मणों की इतना बड़ा नेतृत्व रहा और ब्राह्मण ने कभी बहुत ज़्यादा, जो ब्राह्मण जाति है उसने हमेशा सबको शिक्षा देने का प्रयास किया। आज भी अगर देश में 1952 से लेकर और 1965 तक अगर 11,000 संस्थाएं खुली तो वो भी ब्राह्मणों को देने पूरे देश में। और आज ये इतना बड़ा वोट पे है कि इसलिए हाशिए पे है क्योंकि मौन है, वो अपने अधिकार मांगना नहीं चाहता। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। मुझे लगा कि आज ब्राह्मण को चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है कि आखिर क्या कोई बैर है, गुजरात लावी से बैर है, भाजपा से बैर है, ऐसी क्या मजबूरी है? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में कभी ब्राह्मण को 90 के बाद में मुख्यमंत्री बनाने का भाजपा ने प्रयास नहीं किया और इतनी बड़ी वोट बैंक लेने के बाद ब्राह्मण जिस तरह चुनाव प्रचार में वो एक विचार के रूप में जब प्रचार करता है तो बहुत सारी जातियों को साथ ले खड़ा होता है। ये भाजपा को पता है, इस देश के तमाम पॉलिटिकल रणबांकुरों को पता है। लेकिन जिस तरह ब्राह्मण मौन है, हाशिए पे चला गया और चूंकि बोलना नहीं चाहता, इस समय डरपोक की स्थिति है, वो तमाम अपना जो इतिहास था ब्राह्मणों का, जो रणबांकुर थे, उन सबको भूल गया है, किसी का नाम लेना नहीं चाहता। और एक ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 2014 में खुली है, उसमें पढ़ना चाहता है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के वो इतना पारंगत हो गया है कि जो उनके पूर्वज थे, जिनकी वजह से इनका वजूद है, किसी को मुसलमान बताते हैं, किसी को पारसी बताते हैं और बिना, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में इतना डॉक्यूमेंट भरा हुआ है, वो सब फेक डॉक्यूमेंट हैं। और वो जो 2014 की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिसने एडमिशन ले लिया, वे ऐसे नौजवान हैं, वो किसकी बात नहीं सुनते। उन्हें लगता है कि जो वो कहते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, वही हकीकत है। तो इसलिए ब्राह्मण समाज तो इसलिए हाशिए पे है और हाशिए पर रहेगा भी, क्योंकि मौन है। और इस समय चाहे रोजगार की स्थिति, चाहे बेरोजगार की स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक नेतृत्व विहीन वाली स्थिति हो, इस समय सबसे अगर हाशिए पे है तो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण इसलिए क्योंकि वो भूल गया कि उनके पूर्वजों ने उनके लिए क्या किया। आज वो सब मौन और मौन रहेंगे। जो जाति मौन होती है उसका अस्तित्व मिट जाता है। और इसलिए अगर हम देश में ब्राह्मण राजनीति की बात करें तो अस्तित्व मिटने के कगार पर है। और जब मिट जाएगा तब भी ये जाति के लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो नौजवान हैं ये इस समय जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, तमाम पिछलग्गू बनकर, जब कोई पिछलग्गू बनकर काम करता है वो कभी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ता। सफलता की सीढ़ी वो चढ़ता है जो नेतृत्व करता है।